सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर से यानी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी सेक्टर हो, जैसे IBPS AF हो, AF हो आपका हो गया, RRB AF हो आपका हो गया, FSSAI आपका हो गया, नाबार्ड ग्रेड A ग्रेड B हो गया, NSC ट्रेनी का हो गया, FCI का हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि उन सभी के लिए मैं आज की इस वीडियो में मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। ओके, तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं आज की इस क्लास में क्या देखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में आप लोग को एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी का मैं एनालाइज करके मैं मैराथन क्लासेस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं 100 डे की आप लोग को क्लासेस करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। ओके, तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जस्ट हमारा पहला सवाल कौन सा हो गया कि पौधे की किस आर्थिक भाग से लौंग प्राप्त होता है। लौंग हमारा जो होता है वो हमारा पौधे के किस आर्थिक भाग से प्राप्त होता है या फिर किस पार्ट से हमारा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है फूल की कलिका, दूसरा फूल हमारा, तीसरा फल और चौथा ऑप्शन हमारा तना हो गया। बहुत इजी सवाल है। जो हमारा लौंग होता है वो पौधे की फूल कलिका से ही हमारा प्राप्त होता है। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या हो गया, IFOAM किससे संबंधित है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया उर्वरक अध्यादेश, दूसरा हमारा हो गया कृषि विपणन, तीसरा हमारा हो गया जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से और चौथा हमारा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा IFOAM हमारा जो है वो हमारा जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से संबंधित है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि हमारा जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस होता है उसका एक प्रकार है। ओके, उसमें एक शब्दावली यूज कर दी जाती है और ये विशेष का शब्दावली हमारा जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से ही लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है सवाल है कि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर स्थित है। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा FCI में सवाल पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है चेन्नई, सेकेंड हमारा नई दिल्ली, थर्ड है हमारा बेंगलुरु, फोर्थ है हमारा हैदराबाद। तो हमारा जो नेशनल बायोसिटी जो बोर्ड है वो हमारा चेन्नई में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो पहला ऑप्शन हमारा 0.45, सेकेंड ऑप्शन है 0.93, थर्ड ऑप्शन है 0.67, फोर्थ ऑप्शन है 0.89। तो जो वसा का अपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.93 होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो डबल टोन्ड जो दूध होता है उसमें फैट कितने परसेंट पाया जाता है। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कितना हो गया 1%, सेकेंड है 1.5%, थर्ड है हमारा 2.0 एंड फोर्थ हमारा 2.5%। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डबल टोल्ड मिल्क होता है उसमें हमारा जो फैट होता है 1.5% होता है और जो सिंगल टोल्ड मिल्क होता है उसमें हमारा 3% आपका फैट पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, जामन में उपस्थित जीवाणु दही में कौन से विटामिन बनाने में सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा विटामिन डी एंड थर्ड ऑप्शन हमारा सॉरी टाइपिंग को नहीं लिखा हो, थर्ड ऑप्शन हमारा A+B यानी कि C+D एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा विटामिन ई। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है विटामिन सी, क्योंकि जो हमारा जामन होता है वो विशेषकर खट्टा होता है और खट्टे में क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। ओके, और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता दूं जो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एस्कर्बिक अम्ल होता है। ओके, और विटामिन डी का क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं।
तो आदर्श दही में अम्लता कितनी पाई जाती है? मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आदर्श दही में जो हमारी अम्लता होती है 0.7 से 0.95% पाया जाता है। इसमें अम्लता यानी कि इसमें एसिडिटी 0.7 से 0.95% पाया जाता है। लेस देन 1% तक आपका अम्लता पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बसंत राव नायक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है सब्जी विज्ञान के क्षेत्र में, सेकेंड ऑप्शन है शुष्क खेती के क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन है हमारा फल विज्ञान के क्षेत्र में, एंड फोर्थ ऑप्शन है औषधीय पादपों के क्षेत्र में। तो बसंत राव जो नायक पुरस्कार है ये हमारा जो दिया जाता है वो हमारा शुष्क खेती के क्षेत्र में एक दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है? मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं में वसा कितना परसेंट पाया जाता है? धान में, ज्वार में, बाजरा में। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है बाजरा में। और बाजरे में वसा की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल हमारा, अमरूद की कौन सी किस्म को सरदार के नाम से भी जाना जाता है? IBPS AFO 2021 से 2022 में ये हमारा पूछा गया सवाल है। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा है L79, L49 एप्पल कलर अर्का मृदुला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? L49 यानी कि बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तो हेन एंड चिकन डिजीज का संबंध किससे है? मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आम में, अमरूद में, पपीता में या फिर अंगूर में। तो हमारा ये जो है ये हमारा हेन एंड चिकन जो डिजीज है, बीमारी है, ये हमारा अंगूर से संबंधित है। और ये किसकी कमी से होता है? किस पोषक तत्व की? तो हमारा बोरान की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो निम्न में से किस फल वृक्षों को मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है? तो मेलन ट्री के नाम से हम पपीता को जानते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आता है? क्रिकेट बाल किसकी किस्म है? मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट बाल किसकी किस्म है? आम की, चीकू की, अमरूद की या फिर आपका बेर की? तो जो क्रिकेट बाल है, क्रिकेट बाल, ये हमारा किसकी किस्म है? चीकू की किस्म है। इसको बोलते हैं सपोटा और इसका बॉटनिकल नेम है आर्चस सपोटा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूषा सृजन मूल वृंत का संबंध है। ये हमारा एसीएफ एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो आम में, लीची में, अमरूद में, अंगूर में। तो जो पूषा सृजन जो मूल वृंत है ये हमारा अमरूद का एक मूल वृंत है। ओके, अगला देखते हैं। पूषा यमदायग्नि किसकी किस्म है? देखिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और डबल AO में ये सवाल पूछा गया है। तो मूली में, गाजर में, शलजम में, टमाटर में। देखिए, आप शुरू से एंड तक देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ जितना भी कोर्सेस आपको बताता हूँ, आप सोने से पहले ज़रूर वीडियो को देखें, क्योंकि आपके शायद मैं आप लोग को इतनी मदद कर दूं कि आपका एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग यदि BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को एक ना एक दिन देखते रहें, पर डे देखते रहें, जिससे आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। साथ ही साथ शायद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत सारा मददगार साबित होगा। तो देखते हैं। पूषा ये जो यमदाग्नि किस्म है ये हमारी गाजर की किस्म है, गाजर की। देखिए, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जो वेराइटियास हैं, ओके, हॉर्टिकल्चर में जितने भी क्रॉप्स है और मैंगो, पपाया, ठीक है, ऑरेंज, जितनी भी वेराइटियास हैं उनमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो वेराइटी हैं जो पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में, उसका मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? जो कवकीय शाकनाशी है वो कौन सा है? एलिनोफास, सल्फोसल्फ्यूरांस, आइसोप्रोटीरांस एंड डेवाइंस। तो आइसोप्रोटीरांस जो हमारा होता है इसका यूज़ सामान्यतः हम गेहूं से यानी फैलिस माइनस को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। सल्फ्यूरान का भी हम कवकनाशी
कवकनाशी के रूप में हम करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हमारा डेवाइन हो जाता है। डेवाइन को यूज हम कवक की शाकनाशी के रूप में करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान का भी हम यूज करते हैं फंगिसाइड के रूप में, बट डेवाइन हमारा इसमें दिया गया, तो इससे हमारा राइट आंसर डेवाइन हो जाता है। नेक्स्ट देते हैं, तो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किस शाकनाशी यानी हेर्बिसाइड का यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, हमारा आइसोप्रोटिसान्स, एंड बी ऑप्शन हमारा क्लोडिनाफॉस, एंड थर्ड ऑप्शन है मेटासल्फिरान, एंड फोर्थ हमारा फेनॉक्सापॉप। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, मेटासल्फ्यूरान। ठीक है, आप लोग जानते होंगे 2,4-D का यूज भी हम करते हैं किसमें, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन इसमें सवाल अलग था। सवाल तो वही था, लेकिन 2,4-D हमारा ऑप्शन में नहीं था। तो अब आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आप लोग को बताया जाता है कि आप अच्छे से पढ़िए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक संपर्की शाकनाशी, एक कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है। फर्स्ट ऑप्शन एनिलोफास, सेकेंड ऑप्शन ब्यूटाक्लोस, थर्ड ऑप्शन 2,4-D, एंड फोर्थ ऑप्शन पैराक्वाट। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट जो फंगिसाइड हम जो हमारा है वो हमारा पैराक्वाट है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो चिप्स के लिए हम किस का यूज करते हैं, कुफरी चिप्स सोना 1 का यूज करते हैं, और एक और आती कुफरी चिप्स सोना 2। कुफरी देवा और कुफरी ज्योति, ये हमारी आलू की बड़ी बड़ी जो किस्में हैं, जो उपज होते हैं, जो आलू के जो कंद मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो कंद बड़े होते हैं साइज़ के। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन बीज द्वारा, बी ऑप्शन टिश्यू कल्चर द्वारा, सी ऑप्शन टिश्यू या सीड कलिकायन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन ग्राफ्टिंग द्वारा। तो राइट आंसर हमारा टी या सीड कलिकायन द्वारा हमारा होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गुलदाउदी की प्रजाति बड़े फूल वाली है। गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति बड़े फूलों वाली है, शरदमाला, चंद्रमा, शरद मुक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा। गुलदाउदी की एक बड़े फूलों वाली प्रजाति है चंद्रमा। अगला देखते हैं, तो कीटनाशी अधिनियम कब पारित हुआ था। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीटनाशी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था, पारित हुआ था। तो बेसिकली देखा जाए तो बुक में दिया गया 1969 एंड किसी में दिया गया 1968। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1968 या 1969 दिया हो गया, तो आप अगर 1969 भी दिया गया तो इसको लगाइएगा, अगर 1968 है तो 1968 को लगाइएगा। तो राइट आंसर हमारा इज सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, कली लगाने की मुख्य प्रसिद्ध विधि है। तो एल बडिंग्स, आई बडिंग, टी बडिंग, एंड उपयुक्त सभी मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो कली लगाने की मुख्य विधि हमारे टी बडिंग है। ओके, टी बडिंग, पेंच बडिंग, ओके, रिंग बडिंग, ये सारी हमारी बडिंग की मेथड्स हैं। अगला देखते हैं, आलू के बीज को बीजोपचार के लिए घोल में डुबोते हैं। किस घोल में डुबोते हैं, BHC, एंडोसल्फ्यूरान, एगलाल, नीला थोथा। तो हम एगलाल का यूज हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अमरूद के पौधे में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 6 मीटर की दूरी रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं अमरूद में। यदि 5 मीटर इंटू 5 मीटर भी कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। बट बेसिकली इस केस में अगर जब 5 नहीं दिया गया तो 6 को आप लगा सकते हैं। ओके, इससे आपको दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमरूद में हाई डेंसिटी प्लांट के लिए किस वैरायटी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंगूर की छटाई का उपयुक्त समय कौन सा है। जनवरी माह, फरवरी माह, अप्रैल माह, जुलाई माह, अक्टूबर माह, या फिर अनदर्स। तो देखते हैं, बेसिकली इसका राइट आंसर हमारा जनवरी माह हो जाता है। ओके, अगला सवाल है हमारा, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है, कौन निभाता है। तो इनमें से हमारा पोटेशियम निभाता है। पोटेशियम हमारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपीरेशन जो हमारा होता है, उसकी जो दर होती है, इसकी जो रेट होती है, उसको कम कर देता है, जिससे पौधे में जो वाटर लॉस जो होता है वो कम होता है।
मृत्तिका के कणों का आकार कितना होता है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, 0.002 से कम होता है। अगला है बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये देखिए एक बार फिर से सवाल दिया गया है, तो अभी देखिए इसमें लगाया क्या जाए। तो बीज अधिनियम अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया है कि 1969 या 1968 में को लगा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या लगा, ये सवाल ही गलत दिया गया है, ठीक है, तो इस पर कोई भी ध्यान मत देने का, सॉरी गलत ही सवाल है। ओके, अगला देखते हैं फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन यानी कि IPM जो होती है, इसकी शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 5वीं, ओके, 7वीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल, आलू के मोज़ेक का कारक क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आलू के मोज़ेक का क्या कारक है? तो मोज़ेक का कारक हमारा वायरस है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 30 क्वेश्चन हमने देखा है आज की इस वीडियो में, अभी और भी हम बढ़ रहे हैं। सोयाबीन में जो चारकोल सड़न होता है वो इसका कारक क्या है? तो इसका कारक क्या है हमारा? पहला ऑप्शन विषाणु, जीवाणु, कवक और सूत्रकृमि। तो इसका कारण हमारा क्या हो जाता है? इसका कारण हमारा कवक हो जाता है। ओके, अगला बढ़ते हैं। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग करने से दीमक नियंत्रण में होता है? मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है कार्बोफुरान, मेटासिस्टाक्स एंड क्लोरोपायरीफॉस एंड फोरेट। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है क्लोरोपायरीफॉस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से डायमंड बैकमोथ कीट किसका है? मटर का, टमाटर का, फूल गोभी का, लौकी का। तो ये जो डायमंड बैकमोथ है हमारे, ये फूल गोभी का एक मोस्टली जो सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला जो इंसेक्ट है वो हमारा डायमंड बैकमोथ ही है। अगला है गेहूं की शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है? तो कैप्टान के लिए, थीरम के लिए, बेटा विक्सन या एगलाल के लिए करते हैं। किसका यूज करते हैं? शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए हम बीटावैक्स का यूज करते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फूल गोभी की जो ब्राउनिंग बीमारी होती है किससे संबंधित होती है? तो वो ब्राउनिंग जो होती है वो हमारी बोरान की कमी से होती है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। वैशाली बधु जो होती है किसकी एक प्रजाति है? प्याज की, भिंडी की, लहसुन की, मिर्च की। तो राइट आंसर हमारी क्या हो जाता है? भिंडी की महत्वपूर्ण किस्म है। अगला देखते हैं। निम्न में से पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? आम की, अमरूद की, टमाटर की, केले की। तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है टमाटर की किस्म है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? बैगन, सेकंड ऑप्शन टमाटर, थर्ड ऑप्शन मिर्च और फोर्थ ऑप्शन भिंडी। तो सवाल क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापमान के कारण कम फलत होती है? देखिए जब अधिक तापमान हो जाएगा तो भी कम फलत मिलेगा और कम हो जाएगा तो भी हमारी जो उपज रहेगी वो घट जाएगी। तो ऐसे में रेयर केस में हमारा जो सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो हमारा टमाटर है। टमाटर में बताइए लाइकोपिन बनने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? इस रिटर्न पर 21 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होना चाहिए। अगला सवाल, किसी क्रिया जो बीज बुआई से पहले कटाई तक की जाती है? तो बीज की बुआई से कटाई तक की जाती है तो वो हमारा आता है द्वितीय भूपरिष्कृत। ओके, और जो प्राथमिक भूपरिष्कृत होता है वो बुआई से पूर्व जो कल्टीवेशन जो क्रिया करते हैं वो प्राथमिक में आता है। और जो मिनिमम भूपरिष्कृत जो होता है, टिलेज जो होता है, इसमें हम आवश्यकता अनुसार 1 से 2 जुताइयाँ कर देते हैं, जिससे जो ढेले हैं या फिर जो कल्टीवेशन है वो बढ़िया रूप से हो जाए और जर्मिनेशन भी ठीक रहे। मोस्टली देखा जाए तो जो मिनिमम टिलेज है इसका यूज हम गाँव में करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते ही रहें और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट जो भी आपका है तो आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।